हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पार्क अप स्टडी पे। तो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट कर ली है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी हमने लिए हैं। तो अभी जो ये ऑलमोस्ट हमारा हो सकता है कि आज के लेक्चर में हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत, वो ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है खत्म हो जाए। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो फिर नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि हो सकता है सारे टॉपिक में कवर करवाने की कोशिश करूंगी। अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो वाली क्लास नहीं देखी तो वीडियोस जरूर देख लीजिए। आज की क्लास हमारी हिंदी मीडियम की है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम कंटेंट आपको अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को मेंशन करने के लिए, बताने के लिए कौन कौन सी टर्म्स होती है, यानी सांद्रता को व्यक्त करने की बातें हम कर रहे हैं, सांद्रता को। ठीक है, तो जिसमें हम प्रतिशतता देख चुके हैं। अब प्रतिशतता को हमने 3 प्रकार से देख लिया है। कौन कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता। तो आज हम बात करेंगे मोलरता, मोललता और इसके साथ पार्ट्स पर मिलियन, प्रति मिलियन जिसको बोलेंगे। और इन सब चीजों को देखते हुए, इनकी परिभाषाओं को देखते हुए अलग अलग तरीके से मोलरता को कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें घनत्व दिया तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसकी स्ट्रेंथ दी हुई है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मलता अगर हमें दी हुई है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूले से हम नहीं सीखने वाले। तो परिभाषा है, फॉर्मूले, ये तो सीखना ही है। इसके साथ साथ और क्या सीखना है? इसके साथ साथ हमें सीखना है इनके न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपनी कॉपी पेन उठाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देख लिए, अगर उनके आंसर्स नहीं दिए होमवर्क के, तो होमवर्क के आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो ये पहला, मतलब आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको प्रतिशत का निकालना सिखा चुकी हूँ, मोल निकालना हम सीख चुके हैं। तो अभी निकाल रहे हैं हम मोलरता। मोलरता को परिभाषा के साथ देखेंगे। विलयन की मोलरता को प्रति लीटर, किसी भी विलयन की अगर हमें क्या निकालनी है, मोलरता, तो हम क्या देखेंगे उसको? प्रति लीटर। क्या रहेगा? प्रति लीटर, या फिर ये यूनिट्स प्रति लीटर या फिर डेकामीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इतनी हार्ड डेफिनेशन नहीं देंगे, मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ। कोई भी विलियन ले लिया आपने, जो घोल बनाया आपने, नमक घोल लिया पानी में, ठीक है, उसमें अब आप क्या देख रहे हो? विलय। विलय कौन है? हमारा नमक हो गया। नमक का उदाहरण लिया ना, तो विलय कौन हो गया बेटा? विलय हो गया है नमक। ठीक है, अब ये जो नमक है ना, इसके कितने मोल, इसके कितने मोल घुले हैं, किसके अंदर घुले हैं, ये देखना है। किसके अंदर घुले हैं? विलयन के अंदर। किसके अंदर? विलयन के अंदर। तो पूरा विलयन का जो मात्रा है, ठीक है, पूरे विलयन की जो मात्रा है वही हमें देखना है। और वो देखने के बाद में हमें इसमें ये देखना है कि जो हमारा विलय है, यानी कि जो हमारा नमक हमने लिया है, उसके कितने मोल घुले, वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। सूत्र देखेंगे, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। और एग्जाम्पल में, हर एग्जाम्पल में मतलब ऐसा कोशिश करूंगी कि एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले, जो हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करें, एकदम बुकिश लैंग्वेज नहीं, क्योंकि फिर वो तो रटना है, फिर भूल जाएंगे, और हमें भूलना ही तो नहीं है, भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो पहला देखो, बेसिक मोलारिटी फॉर्मूला, क्योंकि इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेटा, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं मोलरता। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर कोई कलर आपको नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन पे, तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, इसको अपन कैसे निकालेंगे? मोलरता। मोलरता को हम बताते हैं, अभी मैं अंतर भी आपको इतने अच्छे से बताऊंगी ना, कभी नहीं बोलने वाले हो। मोलरता और मोलरता किससे डिनोट किया है? कैपिटल एम से। क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या। क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, लिख दिया हमने विलय के मोलों की संख्या। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में नीचे हम लिखेंगे विलयन का आयतन। किसका आयतन? विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन किस में लेना है? विलयन का आयतन लेना है लीटर में। इसमें लेना है लीटर में। ये है सूत्र इसका, इसको नोट कर लीजिए। अब हमें मोलरता का सूत्र तो बड़े अच्छे से बता दिया ना आपको, ठीक है। लेकिन अगर बेटा आप ये सोचो कि आपको क्वेश्चन आया, आपने फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें मोलों की संख्या ना दी हो, तो इसको आप नोट कर लो। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ इसको समझाती हूँ, नोट कर लो इसको।
ये है फॉर्मूला, यही लिख दो इसी स्क्रीन पर, अगर आपको दिख जाए तो मैं लिख देती हूँ, है ना। मान लीजिए कि शॉर्ट में लिखूंगी ना मैं, सिर्फ समझाने के लिए, कि यहाँ पर 5 ग्राम क्या ले रही हूँ मैं, 5 ग्राम NaCl। ठीक है, NaCl का इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान निकालना बड़ा आसान है, और इसीलिए भी नहीं, सिर्फ एक तो समझाने के पर्पज से हो गया, दूसरा काम है एकेडमिक में भी ये क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, आपके इसमें कॉम्पिटिटिव में भी ज्यादा पूछेगा। तो जैसे अभी कमेंट आई है मेरे पास कि मैम ऑब्जेक्टिव के साथ करवाओ, बेटा डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाना तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी का एक एक कंटेंट हम आपके लिए निकालते हैं, और हर एक कॉमन कंटेंट मतलब जो दोनों में हम, तो हमको ज्यादा आप लोगों के लिए टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन उससे क्या होगा, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है ना, जिनको उसके आगे पीछे की हिस्ट्री नहीं पता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो जो क्वेश्चन दिए उसी के आंसर करवाए, लेकिन जब आप ये मोलरता निकालना सीख लोगे ना, सीख लोगे तो कैसे कितने ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। और देखना आज इसमें खुद से आप रियलाइज करना कि मोलरता को मैंने हर तरीके से निकालना सिखाया है, मतलब कोई एक तरीका ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि एग्जाम में ये दिया है मैडम आपने तो मोलरता सिर्फ मोल से निकालना सिखाई थी, सिर्फ मोल से निकालना बताई थी, अम्लता से क्षारीयता से बताई नहीं, तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सीख लोगे तो आप मोलरता के कितने ही क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की सीरीज भी जब हमारा कोर्स हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लाएंगे आपके प्रैक्टिस सेट के लिए। तो अब हमने क्या लिया, 5 ग्राम NaCl है, इसे इससे क्या करा गया है, इसे घोला गया है 1 लीटर जल में, किसमें, इसे घोल कर, और सिंपल बनाते, इसे घोल कर, जल में घोल कर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, इसे जल में घोल कर लिख देती हूँ मैं, 1 लीटर विलियन बनाया गया, क्या बनाया गया भाई, 1 लीटर विलियन बनाया गया। तो इसकी क्या ज्ञात कीजिए, तो इसकी आप ज्ञात कीजिए मोलरता, क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, तो इसको मैं करके भी बता देती हूँ। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो सबसे पहले विलय कौन है, NaCl है, NaCl के मोलों की संख्या। अब आ गई ना, यहीं पे क्वेश्चन वाली बात आई कि नहीं आई, क्यों आई, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ये क्वेश्चन आप देखना कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, किसी में भी देख लो, आप कॉम्पिटिशन में देख लो, एकेडमिक्स में देख लो। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, कि हमें पता तो चल गया कि NaCl विलय है, क्या है, NaCl विलय है, लेकिन हमें फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है विलय के मोलों की संख्या निकालो। अब आपको मोलरता का सूत्र भी पता है, आपने सूत्र लिख दिया, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है, क्यों नहीं बढ़ने वाली भाई, क्यों नहीं बढ़ने वाली, मेन फ्यूल तो खत्म हो गया ना, मोल कैसे निकालेंगे, मोल मैंने सिखाया था, नहीं सीखा फिर से देख लो, यहाँ लिख रही हूं मैं, कलर चेंज है समझ जाना, मोल, मोलरता और मोल अलग, मोल को स्मॉल n से बताते हैं, इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रश्न है उसमें जो भार हमें दिया गया है या द्रव्यमान दिया गया है किसमें, ग्राम में, और उसका मोलर द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में मोलर बोलते हैं, पर कभी कभी किसी बुक में ये लिखा रहता है इसलिए मैं इसे लिखती हूँ, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, ये सूत्र है मोल निकालने का, किसका सूत्र है, मोल निकालने का। तो यहाँ नीचे वाली स्क्रीन अगर दिख रही है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको कैसे हो जाएगा, देखो भार कितना है, 5 ग्राम है, कितना है 5 ग्राम, और NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, Na का कितना होता है 23 होता है, Cl का कितना होता है 35.5 होता है, तो कितना हो गया, टोटल जोड़ो जल्दी से, खुद जोड़ सकते हो ना आप लोग, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो, 5 और 3 8, 3 2 5, 58.5 आ गया, 58.5। अब क्या करो, उस 58.5 और ऊपर क्या रखना है 5 ग्राम, ये आ गया 58.5। अब नीचे आपको क्या रखना है बेटा, नीचे आपको रखना है विलियन का आयतन 1 लीटर में। तो जब इसको जल में घोला, हमें नहीं पता कितना जल है, पता है क्या, हमें नहीं पता, तो टोटल विलियन कितना बन गया 1 लीटर, और हमें तो विलियन से मतलब था, हमें तो विलियन से मतलब था। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो 1 लीटर विलियन दिख रहा है ना, इस 1 लीटर विलियन को नीचे रख देंगे, तो एक का तो कोई मीनिंग ही नहीं है बेचारे का, तो इसी को आपको कट करना है, कट तो कर लोगे ना आप लोग, ये पॉइंट हटा लेना, ऊपर गुणा कर देना 10 का, और काट लेना इसको, 5 से पूरा कट जाएगा ना, 5 1 जार 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, क्या बचा
10/117। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको काटोगे, जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन पीपीटी में नहीं है, बट ये बहुत सरल प्रश्न है। तो बेसिक से हम जब सीख रहे हैं तो एक 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 स्टेप हम चढ़ते जा रहे हैं। नोट कर लो इसको, क्योंकि ये पीपीटी में नहीं है। अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे तो फिर से भी आपको लिखना है, तो साथ में आपको लिखते चलना। आंसर आप खुद से बताएंगे, मुझे नहीं पता है कितना आएगा। आप चाहो तो बिना 10 करे भी इसको काट सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो यही इस विलयन की मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलरता। अभी बच्चों के मन में आ रहा होगा मैडम ने परिभाषा समझाई नहीं, न्यूमेरिकल से करवा दिया। बेटा परिभाषा ऐसे समझाऊंगी ना कि छप जाएगा, अलग अलग नहीं याद करनी पड़ेगी, ठीक है, मोलरता के साथ में, ठीक है। अभी तो एज ए टीज इसको लिख लो, आप लोग लिख लिया है ना। चलो, बेसिक फॉर्मूला है वो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मोलारिटी यूजिंग नॉर्मलिटी। जब मैंने कहा था ना आपसे कि मैं सारी चीजें लिख लिख कर बताऊंगी, तो जब हम मोलरता निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? मोलरता। लेकिन किसका प्रयोग करते हुए? नॉर्मलता का प्रयोग करते हुए। मोलरता किसके प्रयोग से? मोलरता नॉर्मलता से, या मोलरता नॉर्मलता के द्वारा, ऐसा लिखना, प्रयोग से। जब आपको प्रश्न में क्या दी हुई हो? नॉर्मलता दी हुई हो किसी की भी, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, चाहे वो अम्ल हो या फिर क्षार हो, किसी की भी क्या दी हुई है? दिए गए अम्ल की नॉर्मलता इतनी है, इतना इसका विलयन बना गया, तो इसकी क्या मोलरता ज्ञात कीजिए। तब हमें कैसे करना? मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि मैं एक सूत्र से नहीं करवाऊंगी। अगर मैं एक सूत्र से करवाती तो मेरा काम हो गया था, मोलरता खत्म हो गई थी। जब हमने जिम्मेदारी ली है ना कि आपको बिल्कुल लोअर से हायर लेवल तक ले जाना, तो उसको मैं डेफिनेटली कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपकी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैसा लग रहा है पढ़ाना? कोई कमी लग रही है वो मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप सिर्फ तारीफ करो। कुछ और आपको लग रहा है ना कि मैडम ऐसा भी और कीजिए, हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं खुद आंसर करूंगी। ओके। मोलारिटी मतलब मोलरता की क्या होगी? मोलरता कैपिटल एन से बता रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मलता। क्या लिखेंगे बेटा? नॉर्मलता। इसको कैपिटल एन से बताते हैं। नीचे इसमें मोलों की संख्या से इसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगी? मोलरता। समझ में आ गया? अब आपने ये तो बता दिया मैडम कि नॉर्मलता से निकालना है, पर नॉर्मलता निकाली कैसे जाएगी? नॉर्मलता तो वो भी हम सीखेंगे अभी जब मैं नॉर्मलता सिखाऊंगी। एक साथ में एक चीज समझ लो, नॉर्मलता में घुस गए तो मोलरता भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे ये एन मोल नहीं है, यहाँ पे एन मोल नहीं है। ये क्या है? बेसिसिटी फॉर एसिड्स और एसिडिटी फॉर बेस है। मतलब अगर आपको क्षार दिया है तो वो क्षार की अम्लीता कितनी है? अम्लीता मतलब कितने हाइड्रोजन आयन है उसके लिए, और वही फिर अम्ल के लिए निकालेंगे। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर देखो, जब ये दिया हो तो उसमें कितने OH आयन दिए हैं, ये मैं निकाल के बताऊंगी आपको, और कितने H+ आयन दिए हैं इनको काउंट करना है। वो नंबर नीचे रखेंगे, ऊपर नॉर्मलता लिखेंगे, तो डायरेक्ट आपकी क्या निकल के आ जाएगी? मोलरता। क्योंकि अब उस प्रश्न में आपको सीधी नॉर्मलता दी हुई होगी, ये नहीं दिया होगा कि इतने ग्राम है, इतने लीटर में है, ठीक है। तो नॉर्मलता के बिहाफ पे हमको निकालना है। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे मोल्स। तो मोल्स अगर आपको प्रश्न में क्या दिए हुए हैं? मोल दिए हुए। क्या दिए हुए? मोल। तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो ये तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले से बना है, अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि मोलरता निकाल रहे थे, ऊपर क्या रख रहे थे हम? मोल। क्या रख रहे थे? मोल किसके? विलय के। और नीचे क्या रख रहे थे? इसका आयतन। तो इसी फॉर्मूले को एडजस्ट करके बनाया गया है। मतलब इसको इधर भेज दो, तो अगर मोल दिए हुए हों और आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर मोलरता दी हुई है, किसी भी विलयन की मोलरता दी हुई है, उसका आयतन दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कितने मोल, मोलों की संख्या बताइए, तो भी हम इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोलारिटी यूजिंग डेंसिटी एंड परसेंटेज W/W। W/W क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आपको, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। इससे पहले वाली क्लास देखी है ना, उसमें निकाला था प्रतिशत का। ये है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। या तो आपको दिया हुआ होगा घनत्व, क्या दिया होगा? घनत्व, या और क्या दिया होगा? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। तो आप मोलरता कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हमें क्या करना है, इसको आप नोट कर लो, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, कर लिया है नोट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ, अभी अच्छे से दिख रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घनत्व यूज कर रहे हैं, ये घनत्व
और ये हो गया द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, वेट बाय वेट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घनत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घनत्व। उसके बाद में उसका प्रतिशत, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान गुणित 1000। उसके बाद उसका लिखेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान, और 100 का गुणा कर देंगे तो आपकी मोलरता निकल के आ जाएगी। इसके बाद है बेटा, अगर आपको भार दिया हो, किसका भार दिया हुआ है, अगर आपको भार दिया हुआ है विलय का, किसका, विलय का, तो ऊपर हमने क्या रखा है, विलय का भार रखा है। जब भी विलय का अगर भार दिया हो तो आप प्लीज इस फॉर्मूले को मत यूज करना। अब तो फिर मैंने लिया क्यों है, इसलिए लिया है कि अब आपको अगर हमें ये पता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है, तो और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, हम उन फालतू के रास्तों में नहीं भटकेंगे। तो ये फॉर्मूले का मैं इसलिए मना कर रही हूँ कि अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी भी, तो उसमें ये फॉर्मूला हमें दिया है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ बार बार वही चीज है ना, जब हम मोल निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, क्या निकाल रहे हैं हम, मोलों की संख्या। तो जब मोलों की संख्या अगर हमने फॉर्मूले में ऊपर रख दी है और नीचे रख दिया है विलियन का आयतन, क्या लिख दिया है, विलियन का आयतन, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को 10 बार याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मोलों की संख्या होती है, क्या होती है, मोलों की संख्या n, उसी में तो ये दोनों आ जाते हैं, तो उसको हटा के इसको रख दिया, तो अलग अलग याद करने से फिर हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देना। डालने का पर्पस यही है कि मैं आपको ये चीज भी बता सकूं कि कहाँ पर हमें नहीं भटकना है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत सालों तक ड्रॉप ले लेके मतलब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कुछ ही महीनों की तैयारियों में भी क्रैक कर लेते हैं। तो वही तो होता है, एक हार्डवर्क है और एक हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी है। तो जब हम एनालिसिस कर चुके हैं कि कौन सा पोर्शन हमेशा पूछा जाता है और उसकी जगह हम इतने हार्ड लेवल पर जाके पढ़ रहे हैं, तो कोई मीनिंग नहीं। जो बहुत हमेशा हर एग्जाम में कॉमन पूछा जाता है ना, उसको हमेशा पहले पढ़ना चाहिए, हमेशा, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ना है वो भी मैंने हटा दिया है, लास्ट मोमेंट पे एक बार रीडिंग कर लो, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे, देखो बेटा, ऐसा मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब भी आपकी एग्जाम्स क्रैक हो सकती है। क्योंकि क्या है, 40% आपको इजी पूछ रहे हैं, 40% आपको मीडियम लेवल का पूछ रहे हैं। किसी भी पेपर में देखिएगा 20% ही ज्यादा हार्ड होता है। कभी कभी जब ज्यादा हार्ड आता है ना पेपर, तो सिर्फ वो 25 से 27% तक होता है, बहुत रेयरली 28% होगा, तो पेपर इतना हार्ड हो जाता है। तो इसी में एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं हम, लेकिन हम इसको भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं। अब डायरेक्ट मोलरता का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए, आपको नहीं पता हो, तो कितनी शर्म की बात हो जाएगी, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ में। स्ट्रेंथ में बता चुकी हूँ, आप किसी भी चीज की कितनी स्ट्रेंथ होती है, ग्राम पर लीटर इसका क्या होता है, यूनिट होती है। अब इसमें हमें स्ट्रेंथ अगर गिवन हो और मोलारिटी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। स्ट्रेंथ जब मैंने निकाल के बताई थी तो आपको बताई भी थी, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेंथ अपॉन आणविक द्रव्यमान। क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। समझ में आ गया, यानी कि आपको उसकी स्ट्रेंथ दी हुई होगी, जितनी उसकी सांद्रता है वो दी हुई होगी, और आप क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे उस विलय का, तो निकल के आ जाएगी मोलरता। इसके बाद हम निकाल रहे हैं स्ट्रेंथ फ्रॉम मोलारिटी, मोलारिटी से स्ट्रेंथ निकाली, और मोलारिटी स्ट्रेंथ से निकालना। अब कहानी पकड़ना है हमको, ठीक है, हमको जो कंफर्टेबल होगा। तो आप बेटा या तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो या ये कर लो, बाकी तो हमने वैल्यू को शफल ही किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ही चीज है ना, आप स्ट्रेंथ से निकालो या इससे निकालो। तो इसीलिए ये सारे सूत्र यहाँ पे डाले हैं, कि जैसे अभी पहला क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया था ना, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन में करवा देती उस फॉर्मूले के साथ में। और कभी एग्जाम में प्रश्न ये आ जाता कि आप इससे निकालो या नॉर्मलता दी हुई हो, तो फिर आपकी गाड़ी अटक जाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ नॉर्मल इसका मोलरता का कोई सा भी प्रश्न आ जाए, कोई सा भी प्रश्न, पर आप बड़े आसानी से उसको कर सकते, ठीक है। मोलरता हो गई है, एक ही प्रश्न करवाया, अभी प्रश्न आने वाले हैं। मोललता, अभी मैंने कहा था ना, इसमें हम वापस मोलरता को देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, देखो बेटा, मोललता क्या होती है, विलयन की, कोई भी विलयन की मोलरता को किससे परिभाषित किया जा सकता है, विलायक के 1000 ग्राम में।
मोलरता में हमने विलियन लिया था और आयतन लिया था, यहाँ पे विलायक लिया और उसमें विलियन लिया था। 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम में विलय के मोलों की संख्या। तो अब अंतर के साथ समझेंगे, बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखना, मुझे विश्वास है 100% है ना। यहाँ लिख रही हूँ मैं मोलरता, क्या लिख रही हूँ? मोलरता लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम मोललता, क्या लिखते हैं? मोललता लिखते हैं। अब ये जो मोललता और मोलरता है, अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, इसके अंदर कितने ला है? 2 ला है। इसके अंदर कितना? 1 ला है। अब कोई भी चीज आपकी मनपसंद भी हो, लेकिन आप कंटिन्यू उसी चीज में रहो, चाहे खाना भी हो, सुबह शाम दोपहर जब भी आप खाओ एक ही एक चीज मिले, टायर्ड हो जाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे। तो इसके पास में भी 2 ला है, तो ये ला से हो गया है परेशान, मुझे अब और ला नहीं चाहिए, और ला की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा यह इसको इतने ला है कि लुढ़का लुढ़का के लोट पोट कर दिया है। अब किसी चीज को अपन अच्छी सी लंबी लुढ़का 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 कर रहे तो थक चुका है, परेशान हो जाएगा, उसकी एनर्जी कैसी हो गई है? कम हो गई है, कम हो गई है। तो उसका साइज कैसा हो गया है? जब कम एनर्जी हो गई तो छोटा। ये तो लुढ़का ही नहीं है बेचारा, 1 एम है, तो ये कैपिटल है। अब जब इसकी साइज छोटी हो गई, क्या हो गई? छोटी हो गई, तो मैं जो नाप तोल कर रहा हूँ वो भी बड़े अमाउंट में, मेरी कैपेसिटी नहीं करने की। तो विलियन कैसे बनता है? विलय और विलायक, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलियन बन जाएगा। तो विलियन बड़ा है या विलायक बड़ा है? भले ही विलय थोड़ा सा हो, लेकिन ऐड तो हुआ है ना, तो विलियन बड़ा होता है। तो जो बड़ा है उसी के पास जाएगा विलियन का मेजरमेंट करने में। आ रहा है ना ट्रिक समझ में? और इसमें क्या आएगा? विलायक। क्या आएगा? विलायक आएगा, ठीक है। अब दोनों के अंदर विलय के मोलों की संख्या निकालनी है। अब जब ये क्या है, हमने क्या बोला कि मुझे और ल मत देना, मुझे और ल मत देना। तो जब इसको ल नहीं चाहिए तो फिर तुझे तोलेंगे किसमें? हम केजी में तोल देंगे। मतलब मुझे दे दो, मेरे पास तो कमी है, मैं सहन कर लूंगा। तो इसको किस में लेंगे? लीटर में। ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। मोललता लुढ़का दिया, छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो विलायक में मेजरमेंट करेंगे। ल पसंद नहीं है तो केजी में पसंद करेंगे, ठीक है। लीटर पसंद नहीं है, ये लुढ़का ही नहीं है, परेशान नहीं, बड़ा खुश है, बड़े दिल वाला, बड़ा तो बड़ा है तो बड़ा का मेजरमेंट करेगा, और लीटर से परेशान नहीं हुआ इसलिए इसके पास में क्या है? लीटर। अभी आ गया। अब क्या आता है परीक्षा में? विलियन की परिभाषा। तो परिभाषा बना देंगे, सूत्र लिख देंगे, अंतर आएगा तो अंतर भी आप लिख देंगे ना, पक्का प्रॉमिस? कमेंट सेक्शन में करके बताना ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब हम यहाँ निकाल रहे हैं मोललता। क्या निकाल रहे हैं बेटा? मोललता। ये है मोललता। इसका सूत्र क्या होगा मोललता का? मोलरता का सूत्र होगा, इसको भी अपन निकाल रहे हैं इसी में। कैसे निकालेंगे? मोल पर किलोग्राम। तो इसको भी निकालने का वही सूत्र है कि विलय, विलय ले दिया, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या। क्या करा? विलय के मोलों की संख्या। ये तो हमने मोलरता में भी लिया था, बिल्कुल सही बात है। देखिए नीचे चेंज कर दिया, सिर्फ बहुत सारे इसमें लिखा होगा ना WA × 1000, अरे उसमें मत उलझो आप, बहुत सिंपल बता रही हूँ, है वही, लेकिन किसी बुक में क्या पढ़ रहे हैं, किसी में M पढ़ रहे हैं, किसी में C पढ़ रहे हैं, किसी में A पढ़ रहे हैं, किसी में W, तो हो जाती, किसी में 1000 से मल्टीप्लाई किया, किसी में ऊपर, किसी में नीचे, बस यही होता है गड़बड़ बच्चों का। अब यहाँ लिखेंगे विलायक। अब जब ये लीटर ले ही नहीं रहा है तो लीटर में तो आयतन लिया जाता है, केजी में द्रव्यमान लिया जाता है। तो विलायक का द्रव्यमान क्या लेंगे बेटा? विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में, 1 केजी। ये फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है। इसमें आपका काम हो जाने वाला है, इसी में आपका काम हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, नोट करते चलेंगे। आप जैसे उसके अंदर लिया था वैसे ही इसके अंदर भी हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बेसिक मोलालिटी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी बता दिया मैंने, बेसिक वाला आधार वाला फॉर्मूला है, वही लिखना है। अब इसमें हम यूज कर रहे हैं जब हमें विलय का क्या दिया हो? विलय का भार दिया हो, ठीक है, विलय का भार दिया हो। तो विलय का भार क्या दिया है? ये लिख दिया हमने, उसी चीज को घुमाया गया है ना, यहाँ पर विलय का भार दिया है तो ये n के बराबर है, मोल के बराबर, तो मोल हटा के ये टर्म डाल दी और नीचे उसका द्रव्यमान डाल दिया है, ठीक है। इतना आ गया है समझ में? आगे बढ़े। अब देखेंगे फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, मोलालिटी फ्रॉम मोलारिटी। जब हमें मोलारिटी दी हुई है, क्या दी हुई है? मोलारिटी दी हुई है, और उसकी डेंसिटी भी गिवन है ना,
डेंसिटी भी दी हुई है, घनत्व भी दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? मोलारिटी। तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी मोलारिटी लिखेंगे, मोलरता लिखेंगे, उसमें 1000 का गुणा करेंगे, फिर 1000 लिख के डी मतलब कि घनत्व, घनत्व में से मोलरता को माइनस करेंगे और आणविक द्रव्यमान का गुणा कर देंगे, तो सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी, यानी कि सारी मतलब मोलरता निकल के आ जाएगी। ये है घनत्व। जब घनत्व दिया हो और मोलरता दी हुई हो और हमें निकालनी हो मोललता, क्या निकालनी है? मोललता, तब हम इसको यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामान्यता या नॉर्मलता। इसको हिंदी में मत लिखो, इतना कुछ ज्यादा हिंदी हो गया इसका, इसको कर लेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में मतलब कि इसको कर लेना नॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक है। हेडिंग इसकी नॉर्मलता। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। भी कहा था मैंने जब मोलरता निकाली थी कि मैं आपको नॉर्मलता बताऊंगी। तो देखो इसको, इसकी यूनिट क्या है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा ना गलत। तो इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट ही लिख लेना, ठीक है। इक्विवेलेंट पर लीटर, प्रति लीटर। इक्विवेलेंट को वैसे हिंदी में बोला जाता है तुल्यांकी भार। क्या बोला जाता है? तुल्यांकी भार। उदाहरण लिया हमने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली HCl, उसको एक सामान्य घोल बनाया, सामान्य घोल बनाना है उसका, तो उसका मतलब क्या होगा? 1 लीटर घोल में 36.5 ग्राम HCl घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? 36 HCl घुला हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे किया है वो भी हम समझेंगे, पूरा सूत्र के साथ में आपको निकालना बताऊंगी मैं। नॉर्मलता का सूत्र है, क्या होता है इसमें? ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या या ग्राम तुल्यांकी संख्या। क्या लिख लेंगे? ग्राम तुल्यांकी संख्या। मैं लिख देती हूँ, ग्राम तुल्यांकी या तुल्यांकी भार ग्राम में, ठीक है। एक ही मीनिंग होता है इसका। इसके बाद आ जाएगा विलियन का आयतन। क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन। किस में लेंगे विलियन का आयतन? लीटर में, ठीक है। अब हम ले रहे हैं नॉर्मलता। जब हम नॉर्मलता निकाल रहे हैं किसके साथ में? जब हमें दिया हो विलय का भार। क्या दिया हो? विलय का भार दिया हो। तो नॉर्मलता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर हम लिखेंगे विलय का भार। क्या लिखेंगे? विलय का भार। और नीचे लिखेंगे हम तुल्यांकी भार। क्या लिखेंगे बेटा? तुल्यांकी भार। ये नॉर्मलता निकालने का सूत्र है, नोट करेंगे इसको। गुणित करना है हमें विलियन का आयतन। क्या करना है? विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन। ये सूत्र लिख लेंगे नॉर्मलता के लिए। इसके बाद आता है जब हमें मोलरता दी हुई हो और हम क्या निकालें? नॉर्मलता। तो इसमें जैसे अभी हमने मोलरता निकाली थी जब हमें नॉर्मलता दी हुई थी, तो आप एक जगह का कोई सा भी सूत्र याद कर लो, तो इसको आप अपॉन में भेज देंगे, इसको इस साइड में भेज देंगे तो निकल के आ ही जाएगा। तो सेम फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है। अगला फॉर्मूला देखेंगे इसमें कि अभी जैसे कि मैंने आपको जब मोलरता और मोललता निकालना सिखाई थी, तो उसमें क्या बोला था मैंने? उसमें बोला था आपको कि मोलों की संख्या अगर प्रश्न में नहीं दी हुई और हमें मोल निकालना नहीं आया तो फिर हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे। वैसे ही इसके अंदर अभी हमने देखा तुल्यांकी भार या संख्या, तो जब हमें तुल्यांकी भार निकालना ही नहीं आएगा तो हम नॉर्मलता कैसे निकालेंगे? और जब हमें नॉर्मलता, अगर प्रश्न में नॉर्मलता दी और मोलरता पूछा है, तो नॉर्मलता निकालने के लिए हमें तुल्यांकी भार दिया उसमें, और अगर तुल्यांकी भार निकालना नहीं आया, नहीं दिया हो, तो ना तो नॉर्मलता निकाल पाएंगे ना ही मोलरता निकाल पाएंगे। तो इसके लिए इसका सूत्र होता है, तुल्यांकी भार का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तुल्यांकी भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं इसको? आणविक भार या आणविक द्रव्यमान बटे एन, ठीक है। एन अभी निकालना सीख लिया हमने, कैसे निकालते हैं? इस सूत्र को लिख लेना। किसी भी तत्व का आप क्या निकाल सकते हो? तुल्यांकी भार। और जब तुल्यांकी भार आपने निकाल लिया तो आप नॉर्मलता निकाल सकते हो, और नॉर्मलता आपने निकाल ली तो आप मोलरता आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। सारे सूत्र को मैंने रिलेट करके बता दिया।
अब नॉर्मलता निकाल रहे हैं हम स्ट्रेंथ के साथ में, तो इस फॉर्मूले को भी दोनों जगह यूज हो रहा है। लेकिन देखो जब नॉर्मलता स्ट्रेंथ दी हुई और इक्विवेलेंट तुल्यांकी भार दिया हो तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसमें लिखेंगे यहाँ पर यह है तुल्यांकी भार, ठीक है। अब बार बार आ रहा है पर मैंने लिख दिया है, नोट करते चलेंगे। और अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अभी ले लो, लेकिन टाइम मिलने पर नोट जरूर बनाना, तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग पदार्थ है उनके जो एक जैसे जो द्रव्यमान है अलग अलग पदार्थों के, है ना, उनके उस समतुल्य द्रव्यमान की गणना हमें करनी है। तो जब एक पदार्थ अलग और द्रव्यमान अलग एक जैसे हो रहे हैं, पदार्थ अलग लेकिन द्रव्यमान कैसे हैं, एक जैसे हैं, तब अपन क्या निकालेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तुल्यांकी भार। क्या कहते हैं बेटा, तुल्यांकी भार। इसी की वजह से निकाला गया है। तो आणविक भार अभी बता चुकी हूँ मैं आपको, फिर से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र को जितनी बार लिखोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। और एन फैक्टर निकालना, एन फैक्टर भी कैसे निकालते हैं वो भी सीखते हैं, मतलब अम्लीयता के लिए और क्षारीयता के लिए, ठीक है। एन कारक, जैसे एन कारक क्या होता है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। क्या होता है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। अब मान लो अम्ल के लिए हमको एन कारक निकालना है, क्या करना है, अम्ल के लिए एन कारक निकालना है। तो आप कितने हाइड्रोजन को वहां से हटा रहे हैं, हम नहीं हटा रहे, उस विलयन के अंदर उन सभी की संख्या था, यानी उसको कहा जाएगा क्षारीयता, ठीक है। एन के लिए निकालना है, सेम वैसे ही क्षार एन के लिए निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कितने OH को हटाया जा रहा है, वो फिर क्या कहलाएगी, उसकी अम्लता। आप कितने को हटा रहे हो वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर जिससे अपोजिट पार्टी ना H और OH, जितने OH को हटाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने ज्यादा H को हटाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि क्षार है। तो ये दो चीजें। अब तत्व के लिए अगर निकाल रहे हैं तो क्षार और अम्ल के लिए, लेकिन अगर हमें दिया है तत्व, क्या दिया है, तत्व, तो तत्व के लिए हम एन कारक कैसे निकालेंगे, उस तत्व की क्या निकाल लो, संयोजकता। कोई तत्व दिया हुआ है, अम्ल नहीं है, क्षार नहीं है, तो अपन क्या निकालेंगे, उसकी संयोजकता। संयोजकता आपको निकालना आती है या नहीं आती है मुझे कमेंट में करके बताना, नहीं आती है तो हम एक क्लास में उसको सीख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आयनों के लिए प्लस माइनस लगाओ, किसी पर क्या लगाओ, प्लस माइनस, तो क्या निकालेंगे, उस पर कितना आवेश है। अगर एक प्लस लगा हो तो एक लगा देंगे, एक माइनस लगाओ तो एक लगा देंगे, दो लगाओ तो दो लगा देंगे। अब लवणों के लिए कोई लवण है तो उसमें कुल कितने धनात्मक और ऋणात्मक है, पूरा ग्रुप अगर बना हुआ है तो उस ग्रुप के सबको काउंट कर लेंगे। अब ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब निकलना और जुड़ना। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके लिए निकालेंगे तो उस पदार्थ, जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं उसका जो अणु है उसके खोए या फिर प्राप्त किए गए तत्वों की संख्या, उसने कितने तत्वों को अपने में से निकाल कर अलग कर दिया, ये कितनों को जोड़ लिया है, वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। तो ये एन फैक्टर के सारे सूत्र है, नोट कर लो इनको अच्छे से। इसके बाद आता है मोल अंश। क्या आता है, मोल अंश आता है। तो मोल अंश में हम क्या देखने वाले हैं, मोल अंश को कैसे परिभाषित करेंगे, कोई भी विलयन है उसमें जितने भी तत्व उपस्थित है, जितने भी तत्व उपस्थित है उनके अवयवों के कुल मोलों की संख्या, उनके जितने अवयव है उनके सबके मोल निकाल लो और उन सबको जोड़ दो, वही उसका क्या कहलाएगा। और अब हमसे पूछा है कि मान लो 10 तत्व थे और हमको पहला तत्व पूछा, तो ऊपर आ जाएगा पहला तत्व और नीचे सारे 10 तत्वों के मोलों की संख्या। इनका जब अनुपात निकालेंगे तो इसी को कहा जाता है मोल अंश। क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। तो ये रहे हमारे सामने इसके सूत्र। क्या रहे, सूत्र देखेंगे बेटा, सूत्र सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है, देखो मान लो कि कोई विलयन दो घटकों से, दो अवयवों से मिलकर बना है ए और बी, तो जब हम मोल अंश निकालेंगे तो मोल अंश को x है और ए फैक्टर की निकालना है, ए अवयव की निकालना तो ए, और ऊपर उसका लिखेंगे मोल, नीचे पूरे विलयन का मोल। सेम वैसे बी का निकालना तो ऊपर बी का और नीचे दोनों अवयवों का। इनको जब भी जोड़ा जाएगा एक्स ए और एक्स बी, यानी मोल अंश को दोनों का, तो किसके बराबर में आता है, एक के बराबर में आता है। और ये राउल्ट के नियम में ये वाला नियम उपयोग भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न, दिख रहा है आपको, प्रश्न क्या है
कि 10 ग्राम विलय को 60 ग्राम जल में घोलने पर, 10 ग्राम विलय को 60 ग्राम जल में घोलने पर विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले भी करवा दिया है द्रव्यमान प्रतिशत का, तो आप आराम से लिख सकते हैं 10 ग्राम, तो ये हो गया, इसको ले लेंगे अपन 10 ग्राम विलय, और नीचे हम क्या लिखते थे उसका विलयन, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 60, और प्रतिशतता के लिए अपन क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, तो क्या निकल के आता है ये निकल के आता है 10 विलयन में विलय का, तो बटे 70 गुणित 100। अब आप खुद से इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। आंसर जो मैं होमवर्क दे रही हूँ ना वो आंसर करना है, ठीक है, बिल्कुल सीरियसली करना है। 18 ग्राम जल में 2 ग्राम पदार्थ ए मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। ये ऑलरेडी क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, 18 ग्राम हो गया, और उसमें 2 ग्राम पदार्थ और मिलाया और एक विलयन बनाया, तो कम कौन है भैया 2 है ना, तो विलय कौन हो गया 2 ग्राम, और विलयन बनाना तो 18 प्लस 2 गुणित 100, तो ये भी कितना निकल के आया 2/20 गुणित 100। अब आप निकालिएगा इसका आंसर भी कितना जाएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाइएगा। ये मैं करवा भी चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद देखो 18.25 ग्राम, क्या है 18.25 ग्राम MgOH होल ट्वाइस को आसूत जल में घोलकर 200 मिलीलीटर विलयन तैयार किया जाता है। तो अपने को क्या क्या निकालना है, तो निकालना है विलयन की मोलता और अभिलंबता, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, ये यहाँ पर इसको अपन इसको काट देते हैं, इसको लिखते हैं अभिलंबता, कुछ नहीं होता है नॉर्मल, ठीक है। चलो निकालें इसको, पहले क्या क्या लिखना है, पहले आप लिखो क्या दिया है अपने को, पहले दिया है MgOH होल ट्वाइस, क्या दिया है MgOH होल ट्वाइस, ये है अपना MgOH होल ट्वाइस, इसका निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, तो कैसे निकालते हैं Mg का बाहर लिखो, फिर 2 O हो गए, तो O गुणित 2 हो गया है, Mg तो एक ही है, फिर H भी क्या है H गुणित फिर से 2 हो गया है, तो अब Mg का भार कितना होता है, तो अपन लिखेंगे Mg का भार होता है 24, कितना भार होता है Mg का 24 होता है, और ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है, सबको जोड़ लो 16 दूना 32, 32 33 34 और 4 8 और 5 58, कितना 5 58, 58 निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया इसका मोलर द्रव्यमान, इसको नोट कर लो ताकि आगे का प्रोसीजर में इसको इरेज करके फिर आपको करवा सकूं, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसकी मोलरता निकालना है, मोलरता में इधर कर देते हो, चलो इतनी जगह में तो आराम से आ जाएगी। मोलरता के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था बेटा, मोलरता के लिए सूत्र बताया था मैंने नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलय के मोल, है ना, मोलों की संख्या बटे उसका आयतन, किसका विलयन का आयतन, विलयन का लीटर में, वैल्यू डाल दो सारी की सारी। अब मोल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको कितने ग्राम दिया है, इसको दिया है 18.25 ग्राम, तो मोल कैसे निकालेंगे 18.25 बटे 58, फटाफट से डिवाइड करो, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ ताकि अपना जल्दी जल्दी आंसर निकल के आ सके। आएगा, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, 0.314, कितना आया 0.314 निकल के आया, तो यहाँ पे डालेंगे 0.314। अब नीचे आ जाओ, नीचे बोला उसने आयतन लेना है लेकिन लीटर में लेना है, किस में लेना है लीटर में, लेकिन यहाँ पे कितना है, ये तो 200 मिलीलीटर है, जब इसको 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 बटे 1000, कितना हो जाएगा 200 बटे 1000, तो ये सारा का सारा हम डाल देंगे 200 बटे 1000। अब इसको आप डिवाइड कर लेना, अगेन आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया। कुछ बच्चे बोलेंगे मैडम हम भी तो एग्जाम में करते हैं, अब आप भी एग्जाम में करो, बेटा मैं जब करूंगी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, और यहाँ हम लोग क्या है आपको सिखाने के लिए है। अब ये भाग देना गुणा करना तो आपको अच्छे से आता है ना, ठीक है, इसमें हमें समय खराब नहीं करना है, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ। तो आंसर निकल के आएगा 1.57, और क्योंकि हम निकाल रहे हैं मोलरता तो इसको बोलेंगे मोलरता, ठीक है। अब इतना तो आप कर सकते हो, इधर मैं निकाल देती हूँ, इधर दिख रहा है ना आपको अच्छे से,
काम करो, इसको पूरा नोट कर लो, इसके बाद में मैं इसको इरेज करके सब कर लेती हूँ। बस वो वैल्यू याद रख लेना, मोल कितने निकल के आया है 0.134। ठीक है, कर लिया है नोट। चलो इसको करते हैं कैंसिल और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नॉर्मलता मैं चाह रही हूँ एक ही जगह रहे तो अपन बहुत अच्छे से इसको सीख पाए। मेरे साथ साथ करेंगे। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे, तुल्यांकी। क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार। किसका तुल्यांकी भार निकाल रही हूँ मैं, MgOH होल ट्वाइस का। किसका, MgOH होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार। कैसे निकाला था, तुल्यांकी निकालना है आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, ठीक है भैया, आणविक द्रव्यमान। इसके बाद क्या लिखना है, इसकी अम्लीयता। क्या लिखना है, अम्लीयता। अम्लीयता क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक क्षार है। क्या है, क्षार है। OH से पहचान में आ गया ना हमको, क्षार है। चलो आणविक द्रव्यमान अभी हमने निकाला था 58 आया था। अब इसके अंदर देखो कितने OH समूह दिख रहे हैं आपको, कितने OH समूह दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है ना, बाहर 2 लगे, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको भाग दो, इसका भाग कितना आएगा, 2 दूनी 4, जो सिंपल है मैं फटाफट कर देती हूँ। 2 नाम 18, 29। 29 क्या निकल के आया है, इसका तुल्यांकी भार। क्या निकल के आया है, तुल्यांकी भार। अब हम निकालेंगे इसका, अब हम निकालेंगे इसका ग्राम तुल्यांकी। क्या निकालेंगे, ग्राम तुल्यांकी। ये तुल्यांकी भार हो गया। अब निकालते हैं इसका ग्राम तुल्यांकी। ठीक है, ग्राम तुल्यांकी लिख दिया। अब ये कैसे निकालेंगे बेटा, इसको निकालने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, पहले तो लिख दो भाई किसका निकाल रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जल का तो नहीं निकाल रहे, लिख लो ग्राम में भार या द्रव्यमान ग्राम में, भार किसमें, ग्राम में, बटे क्या लिखना है, बटे लिखना है आपको तुल्यांकी भार। तो तू लिख के मैं भार लिख देती हूँ, ठीक है, समझ जाओगे ना। तो कितना आ जाएगा भार, भार कितना है इसका, भार देखो ग्राम में कितना दिया है, प्रश्न में देखो, प्रश्न में दिख जाएगा आपको 18.25। तो ये लिखेंगे 18.25 और तुल्यांकी भार कितना निकल के आया, 29। अब भाग दे लो, फिर से मैं फटाफट करती हूँ कैलकुलेटर से। अब इसको मैं ये छोड़ दूंगी ना तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारी ये नॉर्मलता नहीं आई है। इसको क्या करना है, नॉर्मलता है ये, नॉर्मलता है ये। अब इसको कर लो फटाफट, कितना आ रहा है 0.6, कितना आ रहा है 0.629 ग्राम। आगे बढ़ेंगे। अब हमें निकालना है नॉर्मलता। क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालनी है, नॉर्मलता। अब ये नॉर्मलता निकालने के लिए समझ में आ रहा है ना बेटा, मैं करती जा रही हूँ कि मैडम आप ही पढ़ रहे हो, आप ही कर रहे हो, लिख रही हूँ मैं और बोलती जा रही हूँ, ठीक है, फिर मैं हट जाऊंगी। एक एक चीज को ऐसे फेस दिखा दिखा के बोलेंगे ना तो आधे घंटे में जो चीज बता सकते हो वो 1.5 घंटे में जाएगी। नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या किसकी निकाल रहे हो, नॉर्मलता MgOH होल ट्वाइस की नॉर्मलता निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही लिखना। अब ग्राम तुल्यांकी, क्या, ग्राम तुल्यांकी किसका निकाल रहे हैं, ग्राम तुल्यांकी, वही उसी का, विलय का, बटे कितना हो जाए, कलर से समझ जाना, अलग अलग स्टेप है, नहीं तो सोचोगे कि इसके फॉर्मूला है, ठीक है। बटे लिखेंगे हम आयतन, विलियन का, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वेरी गुड। विलियन का आयतन किसमें, लीटर। आगे लिख रही हूँ मैं। अभी अपना कितना आया ग्राम तुल्यांकी 0.629 बटे विलियन का आयतन कितना दिया है, विलियन का आयतन लीटर में लिया था अपने ने, तो अपने ने क्या करा था 200 बटे 1000। अब इसको तो आप लोग काट सकते हो ना, इसको काटो तो कितना आएगा, कर लो फटाफट कैलकुलेटर से, आप भी मैच कर लेना आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 3.14, कितना 3.14 आया इस पूरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट बताओ जल्दी से, यूनिट बताएंगे फटाफट, क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर इनवर्स, क्योंकि लीटर ऊपर जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये यूनिट होगा इसकी। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न फिर हमको दिया है, मैंने पूरा सिखा दिया ना मोलरता नॉर्मलता से कैसे निकाली। 250 मिलीलीटर है विलयन, इसको तैयार करने के लिए पर्याप्त जल में 4 ग्राम NaOH, तो 4 ग्राम आपका विलय हो गया। विलयन में उसकी मोलरता याद करना, सिर्फ मोलरता याद करनी, और ये विलयन दिया है। तो ये तो बहुत सिंपल, ये 4 ग्राम है, कौन है NaOH। NaOH का पहले आणविक द्रव्यमान निकालो,
Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो हो गया 40। कितना हो गया है 40, 4/40 बटे ये कितना है 250 और हमें चाहिए 1 लीटर, तो ये हो गया 1000। अब आप काट लेंगे ना, इसका आंसर कितना आएगा बता दो मुझे फटाफट से। फिर तो कर लिया होगा ना कॉपी में सभी बच्चों ने, देखो 0.4, 250 इसको उड़ा दो, कितने बार में जाएगा, एक 4 बार में, ये कितनी बार में जाएगा 10 बार में, अपॉन आए तो पॉइंट लगा के सीधा ऊपर, ठीक है, मोलर कैपिटल एम। नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 80% H2SO4 की मोललता और मोलरता भार बटे आयतन में परिकलित कीजिए, ठीक है, और विलयन का घनत्व दे दिया, घनत्व वाला प्रश्न, हर एक अलग प्रश्न निकालेंगे। पहले मोलरता निकाल लेते, इजी। मोलरता निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए, और मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, आणविक द्रव्यमान। क्या चाहिए, आणविक द्रव्यमान। तो क्या चाहिए, आणविक द्रव्यमान। तो पहले लिखेंगे इसका H2SO4, H2SO4 का अब आप निकाल लेना, मुझे याद है मैं लिख देती हूँ 98। कितना होता है आणविक द्रव्यमान, बार बार निकाल के बता चुकी ना, हाइड्रोजन में उसका मास, सल्फर का भार, ऑक्सीजन का भार गुणा करो 98 आ जाए, आता है ना 98 आता है ना आपको निकालना, 98 निकाल लेना। अब ये कितना दिया है 80%, यानी कि 100 ग्राम में कितना उपस्थित है 80 ग्राम उपस्थित है, तो अपन 80 मान लेंगे। अब क्या निकालो, आयतन, आयतन बताना है भैया, आयतन कितना मान लेंगे अपन, आयतन भी मान लेते हैं यहाँ पर 100, जब ये 100 ग्राम था तो ये 100 है, पर हमें कितने चाहिए होता है 1000 में चाहिए होता है, ठीक है, तो ये हो गया लीटर और ये भी बना लिया। अब लिखो मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है, अपन लिख रहे हैं H2SO4 का भार, और उसके बाद में ये भार बटे उसका आणविक द्रव्यमान बटे ये, या तो डायरेक्ट इनको भाग दे दो, इनको भाग दे दो, काट दो, या दूसरा तरीका है 98 बटे 80 बटे 100 बटे 1000, काटो पीटो जल्दी जल्दी और आंसर निकाल दो, कितना आ जाएगा। चलो मैं फिर से यूज कर लेती हूँ कैलकुलेटर, क्यों यूज कर रही हूँ अब आपको बार बार नहीं बोलूंगी। कितना आया m, ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम निकाल रहे हैं मोललता, क्या निकाल रहे हैं, मोललता निकाल रहे हैं, ठीक है, मोललता निकालेंगे, करूं, ये समझ में आ गया है अच्छे से, ये मोलरता है, क्या है मोलरता, और ये निकाल रही हूं मैं मोललता। मोललता निकालने के लिए मुझे इसकी जरूरत भी पड़ेगी, ये क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, घनत्व है, ये क्या है घनत्व है, तो पहले लिख लेंगे हम भार, क्योंकि देखो बेटा घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान या भार बटे आयतन, क्या होता है भार बटे आयतन, तो इस भार का सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन गुणित घनत्व, तो घनत्व गुणित आयतन, वैल्यू डाल दो फटाफट से, वैल्यू कहाँ गई है, वैल्यू डाल रहे हैं हम, तो वैल्यू हो जाएगी d इंटू वी, है ना, ये d गुणित v, कहीं ऐसा लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, d इंटू वी, तो कितना दिया है, ये अपने को दिया है 1.84, आयतन कितना दिया है, आयतन के लिए उसने क्या बोला है, ग्राम पर लीटर इनवर्स, है ना, 1 लीटर में, मतलब कि 1 लीटर में है तो इसको अपन क्या करेंगे 100 ग्राम लीटर इनवर्स लिया था, वो अमाउंट तो सेम ही रहना, आयतन तो सेम ही रहना, तो बराबर कितना निकल के आएगा 184 ग्राम, ये क्या निकल के आ गया है भार, क्या निकल के आ गया है। तो अब हम लिखेंगे जल की मात्रा आयतन में, है ना, पूरे विलियन में से, तो पूरा विलियन कितना है 184, और उसमें से विलय को घटा दो 80, तो बराबर कितना निकल के आया 104, ये आ गई है जल की मात्रा, क्या आ गई है जल की मात्रा आ गई। अब जब जल की मात्रा आ गई है तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसको करेंगे 104 बटे 1000, क्या करेंगे 104 बटे 1000, तो जल की मात्रा, इसको जल की मात्रा आयतन मत करें, इसको कर दो जल का भार, जल का भार, तो पहले आयतन में दिया था, अब हम भार निकाल रहे हैं, तो इसको इसलिए 1000 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 0.104 kg, किलोग्राम में बदल दिया, क्योंकि मोललता जो है बेटा वो लीटर में नहीं निकलती है, वो केजी में ही निकलती थी, यहाँ लीटर में था, लीटर को हमने केजी में बदला है, तो भी अगर बाद में कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर उसने जो डिमांड है क्वेश्चन की वही आ जाएगी। तो अब आंसर में वैल्यू रख देते हैं, इधर जगह है इधर कर देती हूँ मैं, मोललता का सूत्र क्या होता है,
वही जैसा उधर लगाया, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो विलायक का भार निकल के आ गया और विलय के मोलों की संख्या भी निकल के आ गई, तो डायरेक्ट डाल दो, ये हो जाएगा 80। ये कितना था, मैंने क्योंकि काटा नहीं है तो 80 उसका भार था और उसका आया मोलर मास आया 98 गुणित ये कितना आया, इसको पहले ही बदल दिया। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, अगर इसको नहीं काटा तो आप ऐसा कर दो 104 बटे 1000। ठीक है, मैंने क्या किया है 80 कर दिया है, 98 कर दिया है, बटे फिर अपन क्या कर सकते हैं 0 अपन क्या कर सकते हैं 80 कर सकते हैं, 98 कर देंगे और गुणित 0.104। दोनों का आंसर एक ही आएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि कितनी मोललता आई है। नोट कर लो इसको भी जल्दी से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आया तो एक बार और वीडियो को पॉज करके देख लेना। अगला प्रश्न है NaCl के 3 मोलर, M कैपिटल लिखा है मतलब मोलर, विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम मिलीलीटर है। विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया ना, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मोलरता दी हुई है, घनत्व दिया है, क्या निकालना है मोललता। कैसे निकालते हैं पता है ना, भार या फिर द्रव्यमान किसका, तो अपन किसका निकालेंगे NaCl का भार। आप देखो बेटा यहाँ पर अपन क्या करने वाले, 3 मोलर दिया हुआ है ना, 3 मोलर दिया है तो मोलरता से निकालेंगे तो 3 का गुणा करेंगे इसके आणविक भार में। इससे पहले मैं ये सूत्र लिख चुकी हूँ, ठीक है। तो द्रव्यमान निकालने का ये सूत्र है आणविक भार। आणविक भार कितना होता है अब मैं निकाल के नहीं बता रही हूँ, आपको पता है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ 58.5 होता है ना। Na का होता है अपना 23 और Cl का 35.5, इसको जोड़ा। अब इसका गुणा करो, मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप कर लेना जल्दी जल्दी ताकि अपन कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। गुणा करना मैं कर भी दूंगी लेकिन एग्जाम में मैं करने नहीं आऊंगी, आपको ही करना है ना, आपको ही करना है। तो यहाँ पर हमारा पर्पस है कि हम सिखाएं और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप सीखें। गुणा करना आप बचपन से कर रहे हैं, आपको अच्छे से आता है, तो मैं कर लेती हूँ अभी। हाँ ठीक है, तो देखो ये कितना है 175.5 ग्राम पर लीटर, ये मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में अपने को निकालना है पूरा विलियन का भार, या फिर हम क्या कहते हैं द्रव्यमान, क्या कहते हैं इसको द्रव्यमान। किसका भैया, विलियन का। तो विलियन कब बनेगा बेटा, विलियन बनेगा जब जल और NaCl दोनों मिक्स हो जाए। क्या मिक्स हो जाए, जल और NaCl दोनों के दोनों मिक्स हो जाए तब बनेगा। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा, अभी ये फॉर्मूला अभी मैं लिख चुकी हूँ, आयतन गुणित भार, है ना, आयतन गुणित भार। तो अपन क्या निकालते हैं, द्रव्यमान का विलयन निकालना अपने को, द्रव्यमान का विलयन का द्रव्यमान, अपने को निकालना है अब किसका द्रव्यमान, विलयन का। तो आपको याद है जब घनत्व दिया तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो अब द्रव्यमान निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर दो, तो ये तो अपने को दिया हुआ है तो गुणा करते हैं, सूत्र आप यहाँ पे लिख लेना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1.25 गुणित आयतन, आयतन क्या लेंगे हम यहाँ पे मिली है, अब इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखो 1000 का आप इसमें गुणा कर दो, क्योंकि घनत्व दिया हुआ है, घनत्व की यूनिट को हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। अब गुणा करा तो आंसर कितना निकल के आया, इसका आंसर तो बिना कैलकुलेटर के भी अपन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट हट जाएंगे तो 1250, कितना आ जाएगा 1250 ग्राम। ये किसका आया, विलियन का भार आ गया। अब मुझे निकालना है जल का भार, किसका भार निकालना है बेटा, जल का भार, जल का भार, जल मतलब विलायक, सिर्फ विलायक का। तो जब मुझे पूरे विलियन का पता है, विलय का पता है, तो मैं इस विलियन में से अगर किसको माइनस कर दूं, विलय को माइनस कर दूं, तो मेरा विलायक का भार निकल के आ जाएगा। तो बस वही करना है, 1250 माइनस ये वाली यूनिट लेना है ना, 175.5 माइनस करो इसको जल्दी से, कितना हो जाएगा, थोड़ा फटाफट फटाफट कर लेते हैं, कितना निकल के आएगा 1074.5 ग्राम। मैंने कैलकुलेटर से किया है बेटा, हाँ क्यों किया है आपको हर बार नहीं बोलूंगी मैं, इतना आ गया समझ में। अब आगे करना है, अब आगे करना है, तो आगे क्या करेंगे, सारी चीजें निकल गई। अब मुझे अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है मोललता। क्या निकालनी है बेटा, मोललता निकालनी है। तो मोललता का सूत्र क्या है आपको पता ही है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। तो मोलों की संख्या आपने निकाल ली, मोलों की संख्या कैसे निकालोगे,
मोलों की संख्या के लिए पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, ये कितने ग्राम है, कितने ग्राम है, तब जाके निकलेगा। तो फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं पहले यहाँ पर, मोलों की जगह लिख रही हूँ मैं भार, क्योंकि हमें भार पता है किसका, विलय का भार बटे क्या होगा, आणविक भार, क्या होगा, आणविक भार। ठीक है, उसके बाद किसका गुणा करेंगे, यहाँ पे हम गुणा करेंगे विलायक का। विलायक का किस में लेंगे, हम केजी में लेंगे, लेकिन ये किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो अगर ग्राम में दिया है तो ग्राम को अपन ने केजी में बदल देंगे, तो 1000 से इसमें सीधा भाग लगा दो। दो तरीके में दोनों बता चुकी हूँ, पहले तो यह यूनिट लिखो और उसके बाद इसको लिख के 1000 से भाग लगाओ, तो 1000 ऊपर गुणा में चल जाएगा। ये डायरेक्ट परिवर्तित कर दो, क्या कर दो, डायरेक्ट परिवर्तित कर दो। तो अगर हम डायरेक्ट परिवर्तित करते हैं तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केजी में, आपको दिखेगा नहीं आका केजी में, यहाँ वैल्यू लिख रही हूँ मैं। विलय का भार कितना आया है, अभी हमने निकाला है, तो कितना भार निकल के आया है, ये देखो 175 कितना आया है, 0.5 बटे आणविक भार कितना है 58.5। और अगर अब मैं इसको बड़े बटे में लिखती हूँ और क्या लिखूँ 1074.5 अपॉन फिर 1000, तो इसको पलटा देना, रेसिप्रोकल कर देना है ना, उलट गुणा कर देना और काट लेना पीट लेना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आंसर फटाक से निकाल लेती हूँ, क्यों समय खराब करें जब हमें गुणा करना ऑलरेडी आता है। तो इसको आप काटेंगे पीटेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 2.79 कितना, और मोलर लिखना, ग्राम व्राम मत लिखना, कितना मोलर लिखना। अब आप बोलोगे मैडम तो हर बार कैलकुलेटर यूज कर लेती है, बेटा देखो कितना टाइम बच रहा, 5 मिनट में एक क्वेश्चन और करवा दूंगी, तो क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, आपको बाकी गुणा भाग करना अच्छे से आता है। ठीक है, आ गया है अच्छे से समझ में, नोट करते चलो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो फिर आराम से नोट कर लेना, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक गैसीय मिश्रण में, कोई गैस का मिश्रण है और उस गैस के मिश्रण में जो द्रव्यमान के अनुसार, किसके अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार 60%, यहाँ पे देखते जाओ, नाइट्रोजन है, 15% ऑक्सीजन है और 25% कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्रत्येक गैस के मोल अंश की गणना, 25% CO है, प्रत्येक गैस के मोल अंश की गणना करना है। मोल अंश का सूत्र क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मोल अंश का देखो सूत्र क्या होता है, पहले तो अपने को इसको बताते हैं हम एक्स से, किससे बताते हैं, एक्स से। अब इसमें अपने पास देखो कितने अवयव है, एक अवयव, दो अवयव और 3 अवयव है, तो अब तीनों को कैसे लिख लेंगे, एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी। ठीक है, अब जब मुझे पहले का निकालना है, क्या निकालना है, पहले वाले का सूत्र, तो ये कहता है कि आप पहले वाले के मोल लिखो और नीचे तीनों के मोल जोड़ दो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, यही रूल इसके अंदर भी होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू प्लस एन सी। ठीक है, फिर यही वाला रूल इसमें भी होता है, एक्स सी बराबर आ जाएगा एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना बेटा, प्लस एन सी। ठीक, इतना आ गया। अब इन सभी में मान रखना है, क्या करना है, मान रखना। तो पहले मुझे मोल निकालने पड़ेंगे नाइट्रोजन के, किसके मोल निकालने पड़ेंगे, नाइट्रोजन के, फिर ऑक्सीजन के और कार्बन मोनोऑक्साइड के। जब इनके मोल निकल जाएंगे तो ये सबके मोल है, इसमें वैल्यू रखते जाएंगे और आंसर निकलते जाएंगे। तो पहले मैं इंडिविजुअल सबके मोल निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए करने में आसान हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका, किसका, नाइट्रोजन का भार कितना होता है भाई, परंतु मुझे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। देखो बेटा इसको अपन थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये N2 है, ये O2 होना चाहिए और ये CO2 होना चाहिए। तो कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है, उसमें से 60% ये हो गई, 15 ये हो गई, बची हुई होगी। तो इसको हम मान लेंगे 60% बराबर 60 ग्राम, क्या मान लेंगे, तो N2 कितना है, 60 है, O2 कितना है, 15 है, CO2 कितना है, CO2 कितना है, CO2 है 25, कितना है, 25 ग्राम। इन सबको क्या करेंगे आप, ग्राम मानेंगे। अब इन सबको जब आप जोड़ रहे हो तो 15 और 25 कितने हो गए, 40 हो गए, 40 और 60 कितने हो गए, 100। तो टोटल कितना आया, विलियन कितना बन गया, 100 बन गया। ये जो नीचे विलियन लिख रहे हैं कितना बन गया है, 100 बन गया। क्या बन गया है, 100 बन गया। अब ये बोलता है कि सबके मोल निकालो, सबके मोल निकालो। तो अगर मैं यहाँ पे किसके मोल निकाल रही हूँ, N2 के, तो मोल निकालने का सूत्र क्या है, मोल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा दिया गया भार बटे अपन क्या लिखेंगे, आणविक भार।
तो बाहर कितना है 60 है। आणविक n का कितना होता है 14 और 2 n2 है तो कितना हो जाएगा 28। तो इसको भाग दे दो 28 को। सेम वैसे XB के केस में करेंगे O2, O का होता है 16 और 2 O है तो कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे कितना दिया है 15, 15/32। CO2 के अंदर देखो C और O दोनों का निकालना पड़ेगा, तो 25। कार्बन का कितना है, एक कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 32। 32 + 12 करते जाओ तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44। अब इनको अपन क्या करेंगे, भाग देके इनका नंबर निकाल लेंगे। इनका जो नंबर आएगा तीनों को जोड़ देंगे तो वो बिलियन हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू रखते जाना है। तो मैं फटाफट वापस से कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ ताकि आ जाएगा मेरा आंसर सबका सेम सेम। तो N2 का जैसे ही हमने भाग दिया तो कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 2.1। कितना आ रहा है 2.143। ठीक है, XB का भी कर लेती हूँ, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.4 और 0.469। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं इसका 25/104, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है 0.56। ये सबके मोल निकल जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, फिर से जोड़ लेती हूँ मैं फटाक से कैलकुलेटर में। तो तीनों को जब जोड़ूंगी मैं, यानी कि कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा Na + Nb + Nc = कितना आएगा, जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर कितना निकल के आता है, तीनों को जोड़ेंगे देखो वैसे भी तीन के समथिंग आ ही जाएगा, 3.25 नहीं 18। कितना निकल के आया 3.18। अब इन सब में मान रखते चलो। मान कैसे रखेंगे बेटा, देखो मैं यहीं पे लिख रही हूँ। Na कितना आया है 2.143, अपॉन में कितना आया है 3.18। सॉल्व कर लो इसको, इसका लिखेंगे, इसका कितना आया है 0.469। कितना आया है 0.469 दिख रहा है ना, बटे 3.18। फिर इसका कितना है 0.56/3.18। अब क्या करना है, इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, इसको भाग दीजिए, तीनों के मोल अंश निकल के आ जाएंगे। आ गया समझ में कैसे करते हैं, बिल्कुल अच्छे से करा है, साफ सुथरा समझ में आ गया ना। पहले मोल निकाल लिए, तीनों के मोल जोड़ दिए, जिसका मोल निकालना उसका मोल ऊपर रखो, नीचे विलियन का मोल रखो, तो क्या आंसर निकल के आएगा, मोल अंश। क्या निकल के आएगा, मोल अंश। ठीक है, आगे बढ़ ले बेटा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आज आपको करवाया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा छोड़ दिया कि सिर्फ एक फॉर्मूले से करवाया दूसरा छोड़ दिया। फिर भी बेटा अगर ऐसा कोई प्रश्न है जो माइंड में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करना, मैं उसको क्वेश्चन को भी लेने की कोशिश करूंगी कि डाउट सेशन की क्लास लें, उसमें आपको समझा पाए। ठीक है, बाकी मैं जैसे कोशिश कर रही हूँ हिंदी में भी लेने की, इंग्लिश में भी। तो कभी कभी क्या होता है कि देखो कोई भी टीचर हो कोशिश करता है वो कि हर मीडियम में कमांड कर पाए, लेकिन क्या होता है जब हम दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं ना, तो कभी कभी देखो वी आर अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो ऐसा होगा कि इंग्लिश मीडियम की क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक से माइंड में हिंदी की टर्म याद आ जाए। कभी कभी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हो सकता, कोई भी 100% तो होता नहीं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं कि अगर एक दिन पहले हमने सारी हिंदी की क्लास ली हो तो वो हिंदी का ही वर्ड माइंड में आ रहा हो, उसका इंग्लिश आ ही ना रहा हो, कुछ भी कर ले हम, स्कीप हो जाए माइंड से, या सेम ऐसा हिंदी की क्लास में। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन वायदा वैसा कभी होगा तो कुछ ऐसा करेक्शन आएगा तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट में कर दूंगी। ठीक है, इतना सा तो आप एडजस्ट कर सकते हैं ना, अपने को भी एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।